वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बेटा आज का अपना टारगेट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस एमसीक्यू पार्ट चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, सीधा क्वेश्चंस पे चल रहे हैं भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है जी चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ध्यान देना, हमें ये देखना होता है कि इनकरेक्ट देखनी है कि करेक्ट देखनी है। कई बार बंदा करेक्ट के चक्कर में पड़ जाएगा। लिखा हुआ है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नॉर्मली हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी होती है, लेकिन इस बार क्या बोल दिया, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी इसमें से 3 गलत होगी, एक क्या होगी, सही होगी। तो एक बार देखते हैं कौन सी गलत हो सकती है। पहला क्वेश्चन, पहली ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। ये बिल्कुल सही है जी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ होती है जिस तरफ नॉर्थ पोल पॉइंट करता है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं पे चेक करनी हो तो किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा जी। तो फर्स्ट तो सही हो गई। बी पार्ट कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये भी बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कर्व नहीं बना सकती, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दीज आर द क्लोज कर्व। कहते हैं कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ओके जी, तो दे आर क्लोज कर्व्स। नॉर्थ से चल के साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ। अगर हम बाहर मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते होते थे या बनाते होते हैं तो बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ, तो दे फॉर्म क्लोज कर्व्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट कह रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये कैसी अजीब बात कर दी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पैरेलल। अब समझो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हैं, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है। पैरेलल भी है और उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल क्या है, सेम। ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या है, सेम है। इसको बोलते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। इफ दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट तो दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ना कि जीरो मैग्नेटिक फील्ड को। तो आई थिंक हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। यही स्टेटमेंट गलत नजर आ रही है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो। जीरो नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर भी एक बार अगला पार्ट देख लेते हैं। relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. This is also correct. कहने का मतलब है इसका, relative strength of the field is shown by degrees of closeness. जहां पर field lines close होती हैं वो field strong माना जाएगा, और जहां पर field lines के बीच में distance ज़्यादा होगा वहां पे weak माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए और बी के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर कर रहा हूं तो ए का फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी अपने आप में सही है। या एक और एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल, ए और बी में से ज़्यादा क्लोज कहाँ पर है, ए पर, तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो अगर ए के और बी के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी का वीक है, ए का क्या है, स्ट्रॉन्ग है। या फिर मान लो कहीं पर नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है। बाहर मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है ना, तो जहां से निकल रही है वहां पर क्या होती है, क्लोज। जैसे जैसे ये दूर जाएंगी इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। जहां पर क्लोज है वहां पे फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और जहां पे दूर दूर है वहां पे फील्ड कैसा होता है, वीक। तो बिल्कुल सही है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। तो इसमें बेटा आपकी 3 ऑप्शंस तो करेक्ट आ गई। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। लेकिन हमें आंसर में इनकरेक्ट ही ढूंढनी थी, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी है। सी गलत है ना, गलत ही ढूंढनी थी। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है अभी, सी आने वाला है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो इसके करने के बाद अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कह रहा है जी आपका, इफ द की इन द अरेंजमेंट इज टेकन आउट। ओके, अगर स्विच को क्या कर दिया जाए, ऑफ। की इज टेकन आउट मतलब ऑफ। इस डॉट लगा हुआ है इसका मतलब स्विच ऑन है। की इज टेकन आउट मतलब इसको क्या कर दिया जाए, ऑफ कर दिया जाए। तो क्या होगा, इट इज
ऑफ या की इज टेकन आउट, द सर्किट इज मेड ओपन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी। इस पे ए बी सी डी पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल होंगी, इलिप्टिकल होंगी, स्ट्रेट लाइंस होंगी या कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जब तक स्विच ऑन था दैट मीन्स ऑफ नहीं था, तब तक बेटा इसमें चल रहा था करंट। ओके, करंट के कारण फील्ड लाइंस कैसी होनी थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होनी थी। आपको पता है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कुछ इस टाइप की फील्ड लाइंस बननी चाहिए थी। तो पहले बच्चे के दिमाग में यही आएगा कि यार सर्कुलर होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इसमें सर्कुलर वाले का या कंसेंट्रिक सर्कल पे आंसर दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया दैट मीन्स करंट है ही नहीं। जब करंट है ही नहीं तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आने वाला। जब स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना, करंट है ही नहीं बेटा, तो इस वक्त यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ किसका होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो वैसे तो ओवरऑल अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से देखो तो वो कर्व्ड ही आती है, लेकिन हमारे पास से जब ये गुजरती हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं तो वो कैसी रहती है, लगभग स्ट्रेट लाइन ही रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सी आने वाला है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, सी, कि स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। समझो यहाँ पर बोला गया था स्विच ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया मतलब फील्ड लाइंस करंट के कारण तो एग्जिस्ट ही नहीं करनी, जो भी होनी है किसके कारण होनी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होगा जो भी थोड़ा बहुत होगा, और वो काफ़ी वीक होता है। उसकी फील्ड लाइंस हमारे पास कहीं से भी किसी पॉइंट से गुजरेंगी तो कैसी गुजरती हैं, स्ट्रेट लाइंस ही गुजरेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या कहना है। इट सेज अ सर्कुलर लूप प्लेस इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कैरीज ए करंट विद की इज व्हेन की इज ऑन। ऐसे डायग्राम दे रखा है, इसमें करंट है, कह रहा है जब की ऑन कर दी जाएगी यानी कि करंट चालू कर दिया जाएगा। द करंट है सीन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब आप इसकी ए साइड पे खड़े हो तो करंट कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ए वाली साइड पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और बी वाली साइड पे क्या दे रखा है, क्लॉकवाइज। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रिएट हो रही है वो किधर से किधर जा रही है, बी टू ए जा रही है, बी से ए जाते हुए दिखाई दे रही है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बी से ए जा रही है। मांगा कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू। ओके, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो कॉइल है इसमें से करंट पास कर दिया। ओके, जब करंट पास किया तो एक बंदा इस साइड पे खड़ा है ए साइड पे, एक बंदा इस साइड पे खड़ा है। ए वाले बंदे को इसमें से करंट जो है कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। समझो पॉइंट को, जब आप किसी भी कॉइल को, सर्कुलर कॉइल को तीन तरीके से रखा जा सकता है। एक तो आपने ऐसे रखा, अगर ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ये करंट, राइट, तो अगर आप नीचे से जाकर देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। ये वैसी प्रैक्टिकल बात है। ओके, अगर आपने इसको ऐसे रखा हुआ है तो अगर इस तरफ से देखोगे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, सामने की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो बंदा इसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा तो उसको क्लॉकवाइज दिखेगा। एक है कि इसको कुछ इस प्लेन में रखा हुआ है, तो अगर इस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर देखोगे तो कैसा दिखाई देना चाहिए, क्लॉकवाइज दिखाई देना चाहिए। ये तो रूल है। देखो, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, एक सर्कुलर रिंग है, रिंग में तुम एरोज बना दो और उसको एक साइड से देखोगे क्लॉकवाइज तो दूसरी साइड से कैसा दिखाई देगा, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अब ये तो फैक्ट था। अगर इस तरफ से कैसा देखा उसने, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ से कैसा दिखेगा वो, क्लॉकवाइज। अब बेटा जो इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, अब कॉइल है,
कॉयल में से उसने करंट पास करवा दिया, ये कॉयल है, इसमें से करंट पास करवा दिया। करंट पास करवा दिया तो आपको पता है कॉयल में से करंट पास होगा तो क्या प्रोड्यूस करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो इट एक्ट्स एज ए मैग्नेट। अ करंट कैरिंग कॉयल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। बेटा इफ इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट, अगर वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है तो उसका एक नॉर्थ होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए। तो वही उसने पूछा है, उसने बोला इस क्वेश्चन में कि भाई अगर ये कॉयल है, इसके इस तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और बी की तरफ क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा है, तो नॉर्थ कौन सा डेवलप होगा, इसका सीधा रूल बता देते हैं आपको। ध्यान से सुनना, जिस तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा उस तरफ नॉर्थ डेवलप होता है, और अगर आपको देखने में वो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो समझ लो क्या डेवलप होगा, साउथ डेवलप होगा। क्या बोला जी, याद रखना है, इफ यू सी एंड करंट टू यू अपीयर्स टू बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आपको नजर आया तो समझ देना क्या डेवलप होगा, नॉर्थ डेवलप होगा। ये देखो, ये क्या बनाया मैंने, एन फॉर नॉर्थ, और इसका करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सीधा याद रखना है नॉर्थ, राइट। और अगर वो क्लॉकवाइज हुआ, अब ये क्लॉकवाइज है तो क्या डेवलप होना चाहिए, साउथ डेवलप होना चाहिए। याद रखना, क्लॉकवाइज मतलब साउथ, साउथ के दोनों तरफ, एस के दोनों तरफ एरो लगा दिया तो एक क्लॉकवाइज बन रहा है ना, एस के दोनों तरफ एरो लगा दो तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज, और एन के दोनों तरफ एरो लगा दो तो क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये याद रखना है, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। तो इसका पूछा गया था नॉर्थ कहाँ पे डेवलप होगा, तो बेटा नॉर्थ कहाँ पे डेवलप होगा, ए वाली साइड पे डेवलप होगा, बिकॉज ए वाली साइड पे कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था, इसलिए वहां पे क्या डेवलप होगा, नॉर्थ डेवलप होगा। ओके बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कर रहा है फॉर अ करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ओके, बात किसकी चल रही है, सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड के बारे में भी इसने क्या बोल दिया, लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ओके जी, अगर लॉन्ग सोलेनॉइड होगा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर लॉन्ग नहीं होगा तो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं हो सकता, एंड्स पे आके वो कम हो जाता है। लेकिन लॉन्ग बोल दिया तो मतलब हर जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाकी देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन में। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, ध्यान से देख लेना फिर से, कौन सी स्टेटमेंट मांगी है, इनकरेक्ट वाली मांगी है। ओके, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं, सारी पढ़नी पड़ेंगी। द फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स which indicate that magnetic field is same at all point inside the solenoid। देखो इसने बोला था long solenoid, because it is a long solenoid, तो इसके अंदर हर जगह पर जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट हो सकती है, क्योंकि जो फील्ड है वो कैसा डेवलप होना था, यूनिफॉर्म फील्ड डेवलप होना था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसके अंदर हर जगह फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म, इसलिए फील्ड लाइन कैसी रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, सेकंड, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। ये बिल्कुल सही है कि अगर हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाकर, मान लो हमने काफ़ी ज़्यादा करंट पास करवाकर इसके अंदर जो फील्ड क्रिएट कराया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला करवाया है। अब इसके अंदर अगर मैं एक आयरन का पीस रख दूंगा तो इट कैन गेट मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी आपकी करेक्ट मानी जाएगी। तो इट्स करेक्ट। अब आते हैं सी पर। The pattern of magnetic field associated with solenoid is different from the pattern of magnetic field around a bar magnet. Okay,
जो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो बार मैग्नेट से क्या होता है, अलग होता है। तो ये बिल्कुल गलत है भाई। हमने पढ़ रखा है कि बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते हैं हम नॉर्थ से साउथ जाते हुए, वही पैटर्न किसका होता है, सोलेनॉइड का होता है। ओके, तो हमने तो ये तो पढ़ा हुआ है, स्पेशली बताया जाता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वलेंट होते हैं, राइट। तो इसलिए ये ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी आपकी क्या होगी जी, रॉन्ग हो जाएगी। और हमें ढूंढनी कौन सी है, खैर रॉन्ग ही ढूंढनी है, तो दिस इज रॉन्ग। डी ऑप्शन कहता है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू सोलेनॉइड इज रिवर्स। बिल्कुल सही है यार, अगर करंट उल्टा कर दोगे तो डायरेक्शन तो रिवर्स होनी है, ये भी सही है। तो इसमें ए बी डी सही है, सी आपकी गलत है। इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए सी, बिकॉज उसने हमसे रॉन्ग ऑप्शन ही ढूंढने के लिए बोला था जी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी ढंग से समझो। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखो। अब ये कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये जो डायरेक्शन किसकी है जी, इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर दो चीजों का मोशन शो किया हुआ है, एक किसका, प्रोटॉन का, एक किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी। अब प्रोटॉन जा रहा है ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे की ओर। क्या मांगा गया है जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सपीरियंस। ऑप्शन के हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन चेक करनी है हमने। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। अगर आपको फेस भी विजिबल होता तो उससे थोड़ा और इजी रहता, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं इसको समझाने की। पहली बात तो ये देखो यार, प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। अब जो हम करंट है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, FBI वाला रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है वहाँ पर, एक F, एक B और एक I। F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और I फॉर करंट। अब देखो इसने पार्टिकल्स दे रखे हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, हमें करंट चाहिए होता है। तो पहले तो आप ये समझो, अगर तो पार्टिकल पॉजिटिव है तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वही करंट की डायरेक्शन ले ली जाएगी। तो अगर पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है, तो करंट की डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव होगा ना, तो पार्टिकल जिस तरफ जा रहा होगा करंट की डायरेक्शन उससे क्या ली जाती है, उल्टी ली जाती है। ये पार्टिकल है और ये करंट हो जाएगा। तो पहले सिचुएशन देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो कौन सी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ही है। ओके, प्रोटॉन जा रहा है ऊपर, तो प्रोटॉन के लिए तो करंट ऊपर ही हो गया, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे, तो करंट करस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन का बनना है वो भी किस तरफ चलेगा, ऊपर की ओर ही बन जाएगा। ओके जी, अब आते हैं अगली बात पर। इतने से हमें यह पता लग गया कि यार जो भी फोर्स लगेगा, करस्पॉन्डिंग करंट दोनों का सेम डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वैसी क्या है, सेम है, तो दोनों पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक आधी ऑप्शन जो गलत नजर आएगी उसको रिजेक्ट करवा देंगे। जैसे फर्स्ट कह रहा है फोर्स बोथ फोर्सेस पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दोनों पे इनटू द प्लेन लग रहा है, ये सही हो सकती है क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में लगना है। फोर्स एक्सपीरियंस फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये भी हो सकता है। फोर्सेस पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन रिस्पेक्टिवली, ये गलत, क्योंकि दोनों में या तो लगेगा इनवर्ड या लगेगा आउटवर्ड। अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखते हैं। फोर्स पॉइंटिंग ऑपोजिट एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वैसे ही गलत हो गया, ऑपोजिट तो है ही नहीं है। और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग भी नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात को समझो, हमने पहले करंट बनाया, करंट दोनों का सेम आ गया, फील्ड दोनों का सेम है, इसलिए फोर्स दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। अब वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है वो देखेंगे। इसका मतलब सी और डी तो आपकी क्या चले जाएंगी, गलत चले जाएंगी। बच गई कौन सी, ए एंड बी ऑप्शन। अब ए और बी में से हमें करेक्ट आंसर चेक करना है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, प्रोटॉन की,
एक का निकालेंगे दूसरे का वही वाला आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक का निकाल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये दे रखी थी। और करंट करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो जिधर जा रहा है उधर ही करंट माना जाएगा, करंट इसका ऊपर की डायरेक्शन में है। ओके, अब आप ध्यान से अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, क्या लगाया आपने? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो अपना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो तो जो आपका थंब है, थंब वो किसकी डायरेक्शन में आएगा? जो थंब होगा बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, थंब ये किसकी डायरेक्शन देगा आपको? फोर्स की डायरेक्शन देगा। जो आपकी नेक्स्ट फिंगर है थंब के बाद, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये आपको किसकी डायरेक्शन देती होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। थंब किसको डायरेक्शन देगा? फोर्स की। इंडेक्स फिंगर आपको किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो रख लो अपनी इंडेक्स फिंगर उसके हिसाब से। और लास्ट यानी जो आपकी मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी? इंडेक्स ने मैग्नेटिक फील्ड देना था, वो दिख ही रहा है। और जो आपकी नेक्स्ट आ रही है मिडिल फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस वक्त लगा रहे हो तो आप देख पा रहे होगे कि करंट, अगर प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट को रख दें तो जो आपका थंब है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, वो किस तरफ जानी चाहिए? वो इस तरफ जाएगी। इंडेक्स फिंगर को इस तरफ रखो और अपनी जो मिडिल फिंगर है जो कि करंट को रिप्रेजेंट करेगी वो इस तरफ रखोगे, तो थंब आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से किस तरफ चले जाएगा? इनवर्ड चले जाएगा। ठीक है जी, आपको खुद करके देखना पड़ेगा, क्योंकि थंब इनवर्ड चले गया तो प्रोटॉन पे फोर्स लगा इनवर्ड। अगर प्रोटॉन पे इनवर्ड लगा है तो इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा लगेगा? इनवर्ड। वो मैंने पहले समझा दिया। इसलिए इसका आंसर ए और बी, हमने सी और डी तो पहले गलत कर रखे थे। आंसर इसका क्या आ जाएगा? फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ए शुड बी द आंसर। ओके जी, अब इस वक्त जिस फॉर्मेट में मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें बस आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में दिखा नहीं पाया, लेकिन समझा दिया मैंने। अगर आप उसको लगा के देखते हो तो आपका जो थंब है इस डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, इस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर आपने अगर रख दी तो आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? इट विल बी पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड यानी कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। वही इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा क्योंकि करंट तो इसका ऊपर ही है। राइट जी, तो इसका आंसर था ऑप्शन ए। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है जी कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज। इलेक्ट्रिक मोटर्स में कमर्शियल स्केल पे जो यूज होती है, क्या नहीं यूज होता? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। देखो यार, नॉर्मली जब आपने मोटर का डायग्राम वगैरह पढ़ा होगा बुक में, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं ना, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है, हम एक तरफ नॉर्थ बना देते हैं, एक तरफ क्या बना देते हैं? साउथ बना देते हैं। लेकिन कमर्शियली जो मोटर्स जितनी भी यूज होती है ना, वो परमानेंट मैग्नेट ना यूज कर कर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करती हैं। ओके, ताकि जितने मैग्नेटिक फील्ड की जहाँ पर ज़रूरत है उसको ऑब्टेन किया जा सके, उसकी वेरिएशन हो जाती है। तो जो डायग्राम्स हमें बुक्स में मिलते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, लेकिन कमर्शियली प्रैक्टिकली जब यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है वहाँ पर। तो ए तो सही है भाई, हमें यहाँ पर डू नॉट यूज ढूंढना है। तो ए हमारा आंसर नहीं है, वैसे वो सही है, हमें डू नॉट यूज ढूंढना है। पी पार्ट में कहता है इफेक्टिवली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। ओके, करंट कैरिंग कॉइल में कंडक्टिंग वायर भी मतलब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की यूज होती है ताकि डिजायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो सके, तो ये भी यूज करती हैं, तो सही हो गया। अब परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। देखो अगर ए सही हो गया तो सी गलत हो गया ना। हमने बोल दिया वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करती हैं, परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज करती, यानी ये वो यूज नहीं करती। हमें आंसर क्या चाहिए था? जो वो यूज नहीं करती। इसलिए सी ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि कमर्शियली मोटर्स परमानेंट मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज कर लेती हैं। बाकी डी है कि सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड। कॉइल जो वाउंड की होती है वो किसके ऊपर? सॉफ्ट आयरन के ऊपर, तो की ही होती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, कि जो कमर्शियली जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं दे डू नॉट यूज
permanent magnet, they use electromagnet. 7th क्वेश्चन बेटा देखो, करेक्ट अरेंजमेंट दे रखी है, ये 2 कॉइल हैं, कॉइल ए एंड कॉइल बी, ठीक है। मैं अपने आप से समझा देता हूँ, ये कॉइल ए है बेटा, ये कॉइल बी है। अब बोला जा रहा है 2 कॉइल्स बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड, इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड। पहले ये स्विच क्या था, ऑफ था, देन की इज इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव्ड। पहले इसको स्विच को क्या किया, शुरू में ऑफ था, फिर स्विच को क्या कर दिया, ऑन, उसके बाद फिर से क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ओके जी। अब इसके बाद क्या होगा वो उसने ऑप्शन में पूछ रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सी सही होगी है। तो 2 कॉइल्स हैं भाई, कॉइल ए कॉइल बी के साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ओके, हम ऑप्शन नहीं पढ़ते, उससे पहले ही सोचते हैं कि अगर इसका स्विच ऑन या ऑफ करोगे बेटा, जैसे ही इसका स्विच ऑन करोगे तो इसमें करंट चलेगा, करंट चलने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स से बी की मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें करंट चल सकता है। ओके, जब ऑफ करोगे तब इसमें करंट डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगी, तो पास पड़ी हुई बी की फ्लक्स भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिससे फिर से करंट चल सकता है। तो फर्स्ट केस में जब हमने करंट ए में ऑन किया, उससे बेटा बी कॉइल की भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुई, जिससे करंट चलेगा, डिफ्लेक्शन दी होगी इसने। उसके बाद जब स्विच ऑफ किया, करंट गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुई, तो बी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, जिससे फिर से करंट चला होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम पे फ्लक्स इंक्रीज हुई थी, सेकेंड टाइम पे फ्लक्स डिक्रीज हुई थी, तो करंट तो दोनों केस में चलेगा, लेकिन एक केस में अगर क्लॉकवाइज चला था तो दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, यानी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसके बाद हम अपनी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखो जी जल्दी से, ए पार्ट में बोला द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स 0, गलत है भैया, डिफ्लेक्शन 0 नहीं रहेगी। अगर इसमें ऑन या ऑफ करोगे तो गैल्वेनोमीटर ने हिलना ही हिलना है। देर इज ए मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बट इट डाइज आउट शॉर्टली, ये तो सही है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन ही आनी थी, उसके बाद उसने खत्म हो जाना है, क्योंकि करंट जो आगे आ गया उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं हो रही। एंड देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड, ये लास्ट वाली लाइन में गलत कर गया, जब की इंसर्ट की थी तब भी डिफ्लेक्शन होगी, जब की रिमूव की थी तब भी डिफ्लेक्शन होगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका सही था, अगले पार्ट में गड़बड़ कर गया। सी पार्ट, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस, मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस होंगी, बिल्कुल सही, सही जा रहा है ये। दैट डाई आउट शॉर्टली, ये भी सही है, वो एकदम एक पल के लिए आती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं। और आगे कह रहा है द डिफ्लेक्शंस आर इन सेम डायरेक्शन, यहां गलती कर गया बंदा, सेम डायरेक्शन में नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो, क्योंकि फर्स्ट केस में करंट इंक्रीज हो रहा था, सेकंड केस में करंट डिक्रीज हो रहा था। डी ऑप्शन क्या कह रही है, देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, सही है। डाई आउट शॉर्टली, ये भी सही है। एंड डिफ्लेक्शंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट आंसर भी यही है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यार इसमें सारी इसने इनकरेक्ट ही मांग दी हमसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले ऑप्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बात किसकी चल रही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। इट्स ए सिंपल रूल, सिंपल तो है ही है, चलो। टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, सही है बेटा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इट्स करेक्ट। बी ऑप्शन कह रही है द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल जो होता है इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अलग चीज है, वो इंड्यूस करंट के लिए फाइंड होता है। राइट हैंड थंब रूल अलग चीज है, वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज होता है, ये भी सही है। ओके, फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, वेयर इज द ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। जो आपका डायरेक्ट करंट है, अगर हम
टाइम वर्सेस करंट ग्राफ बनाए बेटा, इस तरफ टाइम, इस तरफ करंट ग्राफ बनाए, तो डायरेक्ट करंट के लिए तो ऐसा बनेगा, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं होता, कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बनाएं, इस तरफ करंट है, इस तरफ टाइम है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ओके, तो बिल्कुल सही था, रिवर्सेस इट डायरेक्शन पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, डी ऑप्शन कह रहा है इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन फॉर एवरी 1/50 सेकेंड्स। देखो पहली तीन तो सही हैं, अब इसी के चांसेस हैं कि ये गलत हो जाए, यानी हमें गलती ढूंढनी थी। लेकिन चलो देखते हैं, नोट करने वाली बात है, इंडिया में अपने यहाँ जो घरों में एसी आता है हाउस होल्ड सप्लाई में, इट इज़ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ओके, इट इज़ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब अपने यहाँ जो एसी आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। दैट मीन्स वो अपना एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट करेगा, टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड कितना होता है 1/50 सेकेंड्स। तो ऑप्शन देखो, कह रहा है इन इंडिया एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/50 सेकेंड्स, तो टाइम पीरियड कितना होता है 1/50 सेकेंड्स। लेकिन ध्यान देना, यह आंसर सही नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला, ये चीज़ तो सही है कि टाइम पीरियड 1/50 सेकेंड्स है। टाइम पीरियड 1/50 सेकेंड मतलब जब वो एक साइकिल कंप्लीट करेगा, यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाएगा, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, ये टाइम है 1/50 सेकेंड्स। इट कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 1/50 सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में बोला है वो कितनी देर में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। बेटा एक कंप्लीट साइकिल में वो अपनी डायरेक्शन 2 बार चेंज कर लेता है। एक बार तो इसने यहां पे चेंज कर ली, एक बार जाके यहां पे चेंज कर ली, तो यहां पे पॉजिटिव हो रहा, इस जगह पे वो पॉजिटिव हुआ, इस जगह पे उसने नेगेटिव हुआ, तो अपनी डायरेक्शन कितनी देर बाद रिवर्स करेगा। यहां से यहां तक 1/50 सेकेंड है, तो ये जो टाइम है ये तो 1/50 का आधा हुआ। अब 1/50 का आधा, हाफ ऑफ 1/50, ये होगा 1/100 सेकेंड। तो अगर डी ऑप्शन को सही करना था तो ये होना चाहिए था इन इंडिया एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड। अगर होता इन इंडिया टाइम पीरियड ऑफ एसी इज 1/50 सेकेंड, सही हो जाता, टाइम पीरियड तो 1/50 है। लेकिन उसने बोला था इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर 1/50, गलत है, बिकॉज एक साइकिल में वो 2 बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी डायरेक्शन 1/100 सेकेंड में चेंज करता है। सो इन चारों में से हमें इनकरेक्ट ढूंढनी थी, ए बी सी करेक्ट है, इसका मतलब डी इनकरेक्ट है। सो आवर आंसर शुड बी डी। ये हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं होने चाहिए। वैसे वो सही है पर वो आंसर नहीं होने चाहिए, आंसर शुड बी डी। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है जी, constant current flows in a horizontal wire in a plane of paper from east to west. Okay, horizontal wire है, east to west जा रही है. The direction of magnetic field at a point will be north to south. Direction of magnetic field किस तरफ होनी चाहिए, north to south होनी चाहिए. कहाँ पे होनी चाहिए, पॉइंट कहाँ पर होगा, वो देखने के लिए बेटा थोड़ा सा 3 डायमेंशनल डायग्राम ये हमें बनाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाता हूँ तो ये बनता है, ध्यान से देखना, मान लो ये है जी अपना प्लेन, ठीक है जी, इट्स प्लेन। ये है हमारी वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकली अपवर्ड और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है जी। ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर हम यहां पर हैं तो ये सामने वाला नॉर्थ, पीछे वाला क्या हो गया साउथ,
ठीक है जी। तो ये वाली डायरेक्शन होगी ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन होगी वेस्ट। तो ये सिचुएशन है बेटा। 6 डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास टोटल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हमने सारी शो कर दी यहाँ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। अब ध्यान से देखना, उसने बोला कांस्टेंट करंट फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक हॉरिजॉन्टल वायर है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल जा रही पड़ी हुई है, दिस इज द horizontal wire carrying current from east to west। ठीक है जी, थोड़ा ऊपर रख दी मैंने। अब कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर नॉर्थ टू साउथ होगी। अब राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, करंट की डायरेक्शन इसमें हो गई, तो इसमें ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी जी। तो बेटा आपको पता है अगर कोई करंट कैरिंग वायर होगी तो उसके आसपास राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट इस तरफ जा रहा है, अगर आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हो तो इस जगह पे करंट इनवर्ट जाएगा, इस जगह पे आउटवर्ड। तो इस जगह पे करंट गया इनवर्ट ऊपर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आउटवर्ड। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, इस जगह पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आने वाली है इस जगह पे, बाहर को आ रही है हमारी तरफ, यानी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा। अगर हम यहां चले जाते तो ये जो टेंजेंट बनता इस डायरेक्शन में जाता। ठीक है जी। तो पॉइंट क्या निकलता है, इफ वी आर हैविंग एट ए पॉइंट दिस बिलो द वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आने के कारण, इसके साथ मैच करके देखो, ये नॉर्थ टू साउथ आती हुई दिख रही है, और अगर ऊपर होते तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती हुई दिखती। इसलिए इसका आंसर आना चाहिए डायरेक्टली बिलो द वायर। ठीक है, डायरेक्टली बिलो द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बिकॉज ये हमने कुछ ऐसे बनाया, अगर ऊपर होता पॉइंट इस जगह पर, इधर को फील्ड जा रहा है, ये वायर है, अगर नीचे होता तो इस जगह पे इस तरफ फील्ड जा रहा है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है और यहाँ पर क्या है साउथ है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। हमें चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, इसलिए पॉइंट शुड बी डायरेक्टली बिलो द वायर। ओके, थोड़ा सा 3D में समझना पड़ गया, कोई बात नहीं, दोबारा देखो इसको या दोबारा समझो, हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड इज। पहली बात फिर से देखो, एक पहले भी क्वेश्चन करवाया था, वर्ड क्या यूज किया गया है, लॉन्ग। ठीक है, सोलेनोइड तो चलो वो है ही है, करंट कैरिंग तो होता ही है। सो बेटा अगर हम एक लॉन्ग सोलेनोइड लेते हैं, लॉन्ग मतलब काफ़ी ज़्यादा जिसकी क्या हो, लेंथ हो। कभी भी बुक्स में इस चैप्टर में कभी भी उसने लॉन्ग सोलेनोइड वर्ड यूज़ कर दिया तो समझ लो उसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ओके, लॉन्ग सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल रिमेन यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है जी। अगर ये फाइनाइट लेंथ का हो जाए तो उसके एंड्स पे फील्ड कम हो जाता है, लेकिन ये लॉन्ग सोलेनोइड दे रखा है, हर जगह पे फील्ड क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहती है। फर्स्ट कह रही है मोर एट द एंड्स देन द सेंटर, बिल्कुल गलत। अगर ये फाइनाइट लेंथ का भी होता तो सेंटर पे ज़्यादा होता, साइड्स पे क्या होता, कम होता, लेकिन ये तो है ही लॉन्ग सोलेनोइड, तो हर जगह सेम आएगा। मिनिमम एट द मिडल, बिल्कुल गलत। सेम एट ऑल पॉइंट्स, बिल्कुल सही। फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन। ऑप्शन तो सी इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इट हैज़ यूज वर्ड लॉन्ग सोलेनोइड, तो हर जगह पे फील्ड क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए जी। ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर या
डीसी जनरेटर पे है, सिंपल क्वेश्चन है कि टू कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। अगर आपने एसी और डीसी जनरेटर पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा बेटा एसी और डीसी जनरेटर में लगभग सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। बस एसी जनरेटर में क्या यूज़ होते हैं, स्लिप रिंग्स, और डीसी जनरेटर में क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स। बस स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स का ही फर्क होता है, इसमें इनके बीच में एक ना कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा तो पता ही होगा। तो एसी से डीसी बनाना है, यानी पहले आपका पास जो सिस्टम है उसमें जो कम्यूटेटर है वो क्या यूज़ कर रहा है, स्लिप रिंग्स यूज़ कर रहा होगा। डीसी जनरेटर आते ही कैसे डीसी जनरेटर बन जाएगा, अगर आप स्लिप रिंग्स को स्प्लिट में कन्वर्ट कर दोगे तो डीसी जनरेटर बन जाएगा। बाकी ऑप्शन कह रही है ए, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। एसी को डीसी में करने के लिए स्प्लिट रिंग होना चाहिए, सही है वैसे तो ये। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस मस्ट बी यूज्ड, गलत। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हैज़ टू बी यूज्ड, गलत। मतलब होना तो चाहिए लेकिन आपने कन्वर्ट करना है, वो तो पहले ही था। रेक्टेंगुलर वायर लूप हैज़ टू बी यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी ए। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज़ करने पड़ेंगे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज़ करना पड़ेगा, यानी स्लिप से हमें किस में जाना पड़ेगा, स्प्लिट की ओर जाना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। सबसे जो जरूरी है वो कौन सा है वो देखना है। अर्थिंग भी जरूरी है, फ्यूज़ भी जरूरी है, स्टेबलाइजर्स चलो यूज़ किए जा सकते हैं। मीटर बचाता थोड़ी है, मीटर तो सिर्फ मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो इसमें से ये दो तो छोड़ दो, स्टेबलाइजर नहीं भी होंगे तो भी काम चल जाता है। अब बच गई अर्थिंग और फ्यूज़। बेटा अर्थिंग और फ्यूज़ में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फ्यूज़ है। अब अर्थिंग नहीं भी की होगी, करनी चाहिए, देखो सीधी सी बात है, अर्थिंग तो ज़रूरी है, लेकिन अगर अर्थिंग किसी ने नहीं कर रखी तो शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा हो गए, लेकिन ओवरलोडिंग के नहीं है। ओवरलोडिंग तो है कि अगर पीछे से ओवरलोडिंग होगी, अर्थिंग ने नहीं उसको बचाना, मेन किसने बचाना है, फ्यूज़ ने बचाना है, जो कि स्टार्टिंग से ही सर्किट को क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इनमें से बेटा बेस्ट आंसर क्या होएगा आपका, यूज़ ऑफ फ्यूज़। तो ये थे आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। अभी एमसीक्यू वालों का टारगेट था वो कर रहे हैं हम, बाकी फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। ये तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।